अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक बड़ा अहम फैसला जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब अपने आखिरी वर्किंग डे पर सुना गए हैं और ये एक्सपेक्टेड भी था। नैब तरामीम केस कलअदम करार देने की जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, उसके ऊपर एक फैसला महफूज किया गया था चंद दिन पहले और ये कहा गया था कि ये शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर होगा और जल्द ही सुना दिया जाएगा। तो आज के रोज यानी आखिरी रोज जब उनका वर्किंग डे था तो उमर अता बंदयाल साहब ने ये फैसला सुनाया है। 3 रुकनी बेंच ने ये समातें की थी जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। अब ये जो फैसला आया है ये 2-1 से आया है, यानी उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने ये तरामीम कलअदम करार दी हैं, जबकि मंसूर अली शाह साहब ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया। लेकिन चूंकि अक्सरियत का फैसला ये है कि ये नैब तरामीम कलअदम करार दी जाएं, तो लिहाजा इन्हें कलअदम करार दिया जा चुका है। बहुत बड़ा ये फैसला कहा जा रहा है क्योंकि ये एक तरह से एक NRO 2 करार दिया जा रहा था कि जिसमें बगैर कोई मुकदमात का ट्रायल हुए, बगैर कोई तफ्तीश हुए, बगैर बाकायदा प्रोसीडिंग के, बगैर किसी भी तरह की कार्रवाई के सिर्फ ऐसी कानून साजी की गई जिसके तहत तमाम मुकदमात खत्म कर दिए गए या फिर आप कह लें कि उनसे रिलीफ हासिल कर लिया गया। ये तमाम मुकदमात जो कि नैब के जेर असर थे, नैब के तहत चल रहे थे, नैब कोर्ट्स में जाने थे, कोई तो चल रहा था, कोई रेफरेंस की सतह पर था, कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की सतह पर था, लेकिन बहरहाल ये तमाम मुकदमात जो मुख्तलिफ सियासतदानों से ताल्लुक रखने वाले थे, वो तमाम मुकदमात जो थे वो कलअदम करार दे दिए गए थे। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तमाम जो मुकदमात थे ये नैब कोर्ट्स ने फिर वापस भिजवा दिए थे इस कानून साजी के बाद। ये जो नैब तरामीम थी इसमें 2-3 तरामीम तो खासी कॉन्ट्रोवर्शियल थी। मसलन 50 करोड़ से अगर नीचे का किसी ने कोई करप्शन का किसी पर इल्जाम है तो वो फिर नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। ये एक अजीबो गरीब किस्म की तरमीम थी, यानी अगर आप 49 करोड़ की करप्शन कर लें तो आपको नैब नहीं पूछ सकता। अगर आपने 50 या 51 करोड़ की करप्शन की है तो फिर आप नैब के दायरा इख्तियार में या शिकंजे में आ सकते हैं। इसी तरह बेनामी से मुतालिक जो कानून में तरमीम की गई थी वो भी इंतहाई भोंडी किस्म की थी, जिसमें जो बेनामी दार है, अगर वो मैं अगर अपने किसी बच्चे के नाम कोई अपनी जायदाद रखती हूँ तो मैं उसकी जवाबदेह नहीं हूँ। तो फिर इस तरह तो आपने एक लाइसेंस बांट दिया सबको कि भाई अपने नाम पे ना रखो, अपने खानदान के नाम पर, अपने बावर्ची और ड्राइवर के नाम पर, जिसके नाम पर मर्जी जितनी मर्जी जायदादें बना लो। तो ये भी एक बहुत ही फजूल किस्म की तरमीम थी। और भी कई तरामीम थी लेकिन 2-3 ये तरामीम इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल थी जिसके तहत आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पवित्र हो जाएं आप लोग जितनी मर्जी करप्शन करके। और इसी तरह ये किया गया। इन जो केसेस से, इन तरामीम से किन किन लोगों ने फायदा उठाया उसमें यूं तो कई सारे नाम है, लेकिन खास तौर पर इसमें नाम है जनाब नवाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज का, और इसके साथ साथ नाम है जनाब शहबाज शरीफ साहब का भी। सरदारी साहब भी इसी गंगा में हाथ धो चुके थे। इसके साथ साथ राजा परवेज अशरफ साहब का नाम भी है, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद साहब जो ओमनी ग्रुप वाले हैं उनके केसेस भी इसी के तहत माफ हुए। फरजाना राजा साहिबा पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा थी उनके ऊपर भी करप्शन केस थे। नवाब असलम रईसानी, लश्करी रईसानी और भी कई नाम हैं, लेकिन ये तो वो चीदा आपको मैं नोन नाम बता रही हूँ जिनके बारे में आप लोग पहले से फेमिलियर हैं। तो ये तमाम लोग इन तरामीम के बाद अपने केसेस से रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो गए थे और इनके केसेस खत्म हो गए थे, नैब कोर्ट्स ने वापस भिजवा दिए थे। अब ये जो आज फैसला आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि ये तमाम केसेस वापस बहाल कर दिए गए हैं, नंबर 1। और ये कहा गया है कि ये तमाम केसेस वापस उसी सतह पर होंगे जब तरामीम से पहले वाली जो इनकी पोजीशन थी। इसके साथ साथ 7 रोज के अंदर ये तमाम जो रिकॉर्ड है मुतल्लिका केसेस का दोबारा कोर्ट्स में भेजने का ऑर्डर भी लिखा गया है। इसके अलावा इस फैसले में यह भी कहा गया है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी भी जारी थी तो उसको भी आगे उसी तरह से बढ़ाया जाए। तो एक बहुत बड़ा जो मकसद था इस हुकूमत का, हुकूमत लेने के लिए, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को जब गिराई गई और उसके बाद जो ये एक ऑप्शन था कि जी हुकूमत ली जाए या इलेक्शन में जाया जाए,
तो हुकूमत लेने का जो एक ऑप्शन अपनाया गया था उसका एक बड़ा मकसद ये भी था कि नैब जो केसेस हैं उनसे जान छुड़ाई जाए और उससे ख़त्म करने के लिए कुछ कवानीन में तरमीम कर ली जाएं ताकि जान ही छूटे, ना मुकदमात का सामना करना पड़े और ना ही किसी किस्म का लंबा प्रोसीजर इख्तियार करना पड़े। तो इसलिए भी इन लोगों ने ये हुकूमत ली थी। और फिर हमने देखा कि किस तरह एक नामुकम्मल पार्लियामेंट यानी आधी पार्लियामेंट मौजूद ही नहीं थी और सिर्फ लाइक माइंडेड लोग बैठे हुए और उन्होंने बैठकर ये अपने मफाद में सारी तरमीम की और उससे खुद ही फायदा भी उठा लिया। तो ये सीधा सीधा मफादात का एक टकराव था, लेकिन ये सब ने देखा कि ये हुआ और फिर उसके बाद जब ये तरमीम की गई तो ये सब लोग बड़े खुश थे कि जी हम तो बड़े पवित्र हो गए, हम तो बड़े पाक हो गए, ड्राई क्लीन हो गए। लेकिन उसके बाद इमरान अहमद खान न्याजी ने ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दी थी और उसके बाद इस पर समातें हुई कोई 56 के करीब और फिर उसके बाद हमने देखा कि फैसला महफूज हुआ, जो कि आज सुनाया गया है। फैसला तो इमरान अहमद खान न्याजी ने जीत लिया है और कैदी नंबर 804 जेल की बैरक में बैठा भी ये फैसला जीत चुका है और उसने इनको वहां पर बैठे भी अकेले ने एक दफा फिर सबको मात दे दी है और एक ही विकेट से, वो क्या कहते होते थे, एक ही बॉल से कई विकेटें गिराई हैं। तो आज भी उन्होंने यही करके दिखाया है। अब इसमें मैं आपको 2 पॉइंट्स बता दूं इस मौके पर। एक तो ये कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब खुद भी इन तरमीम से फायदा उठा सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मुझे भी एक चीज फायदा दे रही हो तो मैं भी ये सोचूंगी कि चलो यार मुझे भी फायदा हो रहा है तो मैं इस पे खामोश हो जाऊं। 180 केस अगर मेरे ऊपर पहले ही से ही हैं, चाहे वो सच्चे हो या झूठे हो, लेकिन हैं और मुझे वो फेस करने पड़ रहे हैं और तमाम तर ऐसे हालात में फेस करने पड़े हैं जहां कोई चीज भी जो है वो मेरी फेवर में नहीं जा रही, इसके बावजूद मैं तैयार हूं कि मैं वो फेस कर रहा हूं। तो ऐसे में अगर मुझे कोई ऐसा कानून दस्तयाब है जिसके तहत मैं अपने 2-4 केसेस माफ करवा सकता हूं तो फिर हर कोई सोचता है यार कम से कम इन केसेस से तो जान छूटेगी। लेकिन इमरान खान ने ऐसा कोई फायदा नहीं लिया और उन्होंने ये कहा कि वो फैसले के मुताबिक अपना जो उनका फैसला था कि केसेस को फेस करना है वो उसी तरह फेस करेंगे, मेरिट के ऊपर इन्हीं अदालतों में फेस करेंगे, तमाम तर ऑर्ड्स के बावजूद फेस करेंगे और नैब तरमीम से कोई भी फायदा नहीं उठाएंगे। और ये उन्होंने खुद इस केस की समाअत के दौरान उनके वकील ने ऑन रिकॉर्ड भी कहा। और फिर आपने देखा कि वो अभी तक अपने जो केसेस हैं नैब के वो भुगत रहे हैं, लेकिन बाकी सबको अब ये जो चाल थी उनकी वो उल्टी पड़ गई है। इन लोगों के साथ हुआ ये कि बदनीयती में ये लोग एक्सपोज भी हो गए हैं कि ये लोग इस तरह के लोग हैं कि आकर अपने मफादात के लिए सिर्फ कानून साजी करते हैं। तो एक तो ये बात इस्टेब्लिश हो गई और दूसरा हाथ भी कुछ ना आया क्योंकि केसेस तो दोबारा बहाल हो गए। अब ये तो सारी एक आपको मैंने दे दी है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग कि अब ये सारा कुछ हुआ है। अब आगे क्या होगा ये मैं अब आपको बता दूं, क्योंकि बाज लोग इस पर कुछ जरूरत से ज्यादा खुश हो रहे हैं तो मैं जरा कुछ हकाइक आपके सामने रखना चाहती हूँ कि क्या वाकई बहुत ज्यादा खुश होने की बात है। पहली बात तो ये है कि देखिए ये केसेस अभी सिर्फ बहाल हुए हैं, अभी इनके ऊपर कार्रवाइयां होनी है, मुकदमा चलने हैं, इन्वेस्टिगेशंस होनी है और ये सब कुछ कौन करेगा? ये सब कुछ करेगा नैब का इदारा और नैब के प्रोसिक्यूटर्स और नैब का इदारा, नैब के जितने भी मातहत मुलाजमीन हैं वो कौन लोग हैं, चेयरमैन नैब कौन है और नैब को कौन कंट्रोल करता है। ये आपको इमरान खान साहब भी कई दफा बता चुके हैं और भी नवाज शरीफ साहब भी कई दफा बता चुके हैं। तो तमाम सियासतदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नैब को कंट्रोल कौन करता है, नैब की जो पूरी साख है वो तबाह किसने की है और सियासतदानों की आर्म ट्विस्टिंग के लिए, बाजू मरोड़ने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये आप बात को जहन में रखिए कि ये बहाल जरूर हुए हैं, लेकिन क्या इसका मकसद ये है कि अब मुल्क में कोई साफ और शफाफ किस्म का एहतसाब होने जा रहा है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी कब्जा उन्हीं लोगों के हाथ में है, इन केसेस की डोरियां उन्हीं लोगों के हाथ में हैं कि जो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक, जो अपनी जरूरत के मुताबिक सियासतदानों को डील और ढील देते हैं और उनकी अपनी मंशा और जरूरत के मुताबिक उनके ऊपर सख्ती भी करते हैं। तो ये तमाम कमजोरियां सियासतदानों की केसेस की सूरत में उनके हाथ में रहती हैं और जब उन्हें लगता है कि सियासतदान उनके आगे कुछ खड़ा हो रहा है तो वो वहीं से फिर उसकी बाजू मरोड़ देते हैं। और यही सूरत हाल अब भी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी इंसान बनकर रहें, अच्छे बच्चे बनकर रहें, कोई चूं चुरा ना करें, इसलिए उनकी भी कमजोरियां अपने हाथ में रखना बड़ा जरूरी था। तो ये जो फैसले आ गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ जाएं कि जी अब इनके लिए सब काम खराब हो गए, ये वापस जेलों में जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक चेक जरूर है इनके ऊपर कि भाई किसी भी वक्त अगर आपने कोई गड़बड़ की, कोई ज्यादा अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझने की कोशिश शुरू कर दी तो फिर आप याद रखें कि आपके केसेस दोबारा बहाल हो चुके हैं।
तो अब आप समझ रहे हैं कि यानी तमाम जो लोग सियासतदान हैं उनके तमाम की जो डोरियां एक दफा फिर उन्हीं हाथों में हैं जिन्होंने इनको पहले से अपने हाथों में रखा हुआ है और पहले भी कई दफा इस्तेमाल किया और आगे भी इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक कि ये सियासतदान खुद इस्तेमाल होते रहेंगे। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर मैं इसको कानूनी लिहाज से भी जज कर लूँ, ये तो एक मैंने आपको वो एंगल दिया है जो कि पता सबको है, लेकिन इतना यानी पर्दे के पीछे है ये। अब जरा पर्दे के सामने वाला एंगल जो है मैं वो भी आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि ये जो केसेस हैं इनके ऊपर अब क्या रिव्यू पिटिशन होगी। इस सिलसिले में एक बड़ा जो एक अहम कदम उठाया गया है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से, जिन्होंने पहले ही दिन चीफ जस्टिस बनने के बाद जो पहला केस फिक्स किया समाअत के लिए वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स के हवाले से है, जिसपे स्टे दिया गया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से। तो अब उन्होंने पहले इसका जो है इसको फिक्स किया समाअत के लिए। इसके तहत अगर वो ये काम करते हैं कि जनाब जो बेंचेस बनाने का इख्तियार है, जो रिव्यू पिटिशंस का इख्तियार है, उसके हवाले से अगर वो कोई ऐसा फैसला करते हैं कि एक कमेटी तरतीब दी जाएगी, वो बनाई जाएगी, तो फिर इस सूरत में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो नया बेंच होगा उसके अंदर क्या ये करेंगे कि वही पुराना बेंच तो फिर नहीं सुन सकता ना। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह तो मौजूद हैं, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब तो रिटायर हो चुके होंगे, तो एक जज नया फिर उसमें ऐड किया जाएगा। और अगर वो एक जज जो है वो मंसूर अली शाह साहब की नुक्ता नजर से हामी हो, उसका यानी इत्तेफाक रखता हो, तो फिर ये सारा फैसला दोबारा रिवर्स हो सकता है। और अगर वो उमर अता बंदयाल साहब और एजाजुल एहसन साहब के साथ इत्तेफाक रखता हो तो फिर उस सूरत में ये फैसला इसी तरह बरकरार रहेगा। तो अभी इसमें एक ट्विस्ट बाकी है जो कि काजी फाइज ईसा साहब के फैसले के मुताबिक देखना पड़ेगा कि वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। क्या ये तरमीम बाकी रहेंगी या ये तरमीम एज इट इज रहेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है कि अभी इसमें हर हतमी तौर पर कुछ कहना कबल अज वक्त है कि जी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया इमरान खान को या इन लोगों के केसेस ख़त्म हो गए, लेकिन हाँ वक्ती तौर पर एक झटका ज़रूर है। और इसका ये भी देखना पड़ेगा कि इनमें से अब कौन कौन जो है वो दोबारा इलेक्शन भी लड़ेगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसी के तहत नाअहल भी हुए और हो सकते थे। अनवारुल हक काकड़ साहब का भी केस खुल गया जी, इनके ऊपर भी कोई नैब का केस चल रहा था और इनका भी केस जो है वो इन तरमीम के बाद खुल गया। तो निगरान वजीर आजम भी इसके शिकंजे में हमें आते नजर आ रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये सिनेरियो जाते जाते एक अच्छा झटका दे गए चीफ जस्टिस साहब और सरप्राइज दे गए। देखते हैं कि अब इसका हतमी फायदा या नुकसान किसको पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।